नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 पर खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। पिछले 2 दिनों से प्रतिदिन 10 लाख से अधिक कोविड जांच के साथ देश में दैनिक स्तर पर कोविड-19 मामलों की जांच में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। ये देश में दैनिक कोविड जांच में तेज वृद्धि को दर्शाता है। इससे पहले 30 जनवरी तक प्रतिदिन जहां केवल 10 जांच हो पाती थी, वहीं इसका दैनिक औसत आज 11 लाख से अधिक हो चुका है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दैनिक परीक्षण क्षमता 10 लाख से अधिक बढ़ाने के लक्ष्य को सफलतापूर्वक अर्जित करने के बाद भारत ने लगातार 2 दिन कोविड-19 परीक्षणों के मामले में नया कीर्तिमान हासिल किया है। इन लगातार 2 दिनों में पूरे देश में 11.70 लाख से अधिक नमूनों की जांच की है। पिछले 24 घंटों में 11,69,765 नमूनों की जांच की गई है। किसी अन्य देश ने अभी तक बहुत अधिक दैनिक परीक्षण के इन स्तर को अर्जित नहीं किया है। दैनिक परीक्षणों में आई तेजी के कारण संचयी परीक्षण लगभग 4.7 करोड़ हो गए हैं। अभी तक संचयी परीक्षणों की संख्या 4,66,79,145 हो गई है। इन बहुत अधिक दैनिक परीक्षण के बावजूद दैनिक पॉजिटिव दर अभी भी 7.5% से कम है, जबकि संचयी पॉजिटिव दर 8.5% से कम है। ये परिणाम केंद्र सरकार की अगुवाई वाली टेस्ट ट्रैक ट्रीट रणनीति की सफलता को दर्शाते हैं, जो अधिकांश राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रभावित रूप से लागू की जा रही है। व्यापक पैमाने पर लगातार उच्च परीक्षणों से शीघ्र निदान, शीघ्र आइसोलेशन और समय पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने में सहायता मिली है। होम आइसोलेशन और अस्पताल दोनों में ही बेहतर सर्वेक्षण से मानक उपचार प्रोटोकॉल पर आधारित प्रभावी उपचार के कारण भी कम मृत्यु दर हुई है। मृत्यु दर 1% से कम करने के उद्देश्य से भारत की मामला मृत्यु दर 1.74% हो गई है। ऐसा लगातार मृत्यु दर में मजबूत गिरावट के कारण हुआ है। परीक्षण स्तरों में भारत में व्यापक बढ़ोतरी पूरे देश में नैदानिक प्रयोगशाला नेटवर्क के निरंतर विस्तार के कारण हुई है। आज सरकारी क्षेत्र में 1025 और निजी क्षेत्र में 606 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। इससे पूरे देश में कुल मिलाकर 1631 प्रयोगशालाएं हो गई हैं, जिनसे प्रयोगशालाओं का मजबूत नेटवर्क उपलब्ध हुआ है। केंद्र सरकार की टेस्ट ट्रैक ट्रीट रणनीति का एक लक्ष्य कोविड के कारण मृत्यु दर को घटाना और मामला मृत्यु दर को कम करना है। उच्च स्तर की रिकवरी तथा लोगों का जीवन बचाने के लिए चिकित्सा देखभाल के एक समान मानकीकृत स्तर को उपलब्ध कराने के लिए नैदानिक उपचार प्रोटोकॉल को मजबूत बनाने का विशेष ध्यान दिया गया है। न केवल भारत का मामला मृत्यु दर वैश्विक औसत से कम है, बल्कि इसमें लगातार कमी आ रही है। वर्तमान में यह 1.74% है, लेकिन सक्रिय मामलों का अनुपात का 0.5% से कम हिस्सा वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। आंकड़े दर्शाते हैं कि 2% मामले आईसीयू में हैं। 3.5% से कम सक्रिय मामले हैं, जो ऑक्सीजन युक्त बेड पर हैं। इन उपायों के परिणाम स्वरूप भारत की कुल कोविड-19 रिकवरी आज 30 लाख से अधिक हो गई है। जल जीवन मिशन को राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जा रहा है। इसके तहत 2024 तक गांव के हर घर में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा और निर्धारित गुणवत्ता युक्त पीने योग्य पानी की हर ग्रामीण परिवार को आपूर्ति सुनिश्चित कराना है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जल जीवन मिशन को राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जा रहा है। इसके तहत 2024 तक गांवों के हर घर में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा अर्थात 55 लीटर जल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर और निर्धारित गुणवत्ता युक्त पीने योग्य पानी की हर ग्रामीण परिवार को आपूर्ति सुनिश्चित कराना है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को दिए गए अपने संबोधन में जल जीवन मिशन के 1 वर्ष पूरे होने के बारे में ये घोषणा की थी कि पूरे देश में 1 साल की इस अवधि में 2 करोड़ परिवारों को नल का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। 1 लाख से अधिक परिवारों को प्रतिदिन पेयजल का कनेक्शन दिया जा रहा है। अब पहले के मुकाबले राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति क्षेत्र में सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए उन्नत अनुसंधान और नवाचार को सहायता और बढ़ावा देगा। अभी समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कोरोना से कैसे लड़े किसान में खेती और कोरोना से जुड़ी कुछ और जानकारी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ये देखते हैं खेती और कोरोना से जुड़ी कुछ और जानकारी। आइए देखते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर AK सिंह से बागवानी के बारे में खास बातचीत। हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करते हैं, बागवानी की बात करते हैं, तो भारत के अनेक क्षेत्रों में बागवानी पर लगातार बल दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय लगातार इस पर विशेष रूप से फोकस कर रहा है कि जहां पर किसान को खासतौर से खेती किसानी में अगर फ़ायदा नहीं होता है तो एडिशनल वर्क करके या एलाइड सेक्टर पर बल दे करके, जिसमें बागवानी भी लगा करके, बागवानी के जो भी फ्रूट्स से रिलेटेड है या और भी क्रॉप उसका जो फसल है उसको लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और ख़ासतौर से जो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक किसानों की आय को डबल करना है, तो इसमें बागवानी क्षेत्र कितना मददगार साबित होगा, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए ICAR के DDG जो हॉर्टिकल्चर है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। अगर हम बागवानी की बात करते हैं, अभी कोरोना के समय है और लगातार अभी जिस तरह से सरकार का भी फोकस है कि 20 लाख करोड़ रुपया भी दिया गया है कि इसको सभी क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाए, और इसमें से 1 लाख करोड़ रुपया खासतौर से एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दिया गया है। सर अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ रुपया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बागवानी क्षेत्र को कितना फ़ायदा होगा? मैं ये समझता हूँ कि बागवानी क्षेत्र जो कि भारतीय कृषि का एक बहुत ही गतिशील हिस्सा है। हालांकि पारंपरिक खाद्यान्न की फसलों की तुलना में इसका क्षेत्रफल कम है, लेकिन इसका आउटपुट में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। करीब बागवानी की फसलों से करीब 26 मिलियन हेक्टेयर एरिया पे खेती हम लोग करते हैं, चाहे फल हों, सब्जी हों, मसालेदार फसलें हों, चाहे वो पहाड़ी इलाकों में जो कि कम तापक्रम पे फसलों की खेती होती है, या दूसरे ऑर्नामेंटल पौधे हैं, उन सबको मिला करके बागवानी फसल जो है 4-5 तरीके की खंडों में बांटा गया, सबको अगर मिला लेते हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन भारतीय कृषि का जो GDP होता है उसका 33% से भी ज़्यादा इस समय हो गया है। और इसका टोटल आउटपुट वैल्यू आप ये समझ लिए कि करीब 4.5 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है। और जब हम बागवानी फसलों की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है, और हम लोग बहुत ही गंभीरता से इसको लिए हैं, क्योंकि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हमें 2021-22 तक किसानों की आय को दुगुना करना है, तो जब हम हार्टिकल्चर फसलों की बात करते हैं तो हम दुगुना करने की बात नहीं करते हैं, हम 4 गुना या 5 गुना करने की बात करते हैं। और जहाँ जहाँ भी हमने अपनी तकनीकी माध्यम से चाहे किसानों को जोड़ सके हैं, चाहे अंशधारकों को जोड़ सके हैं, वहाँ पे हमें वांछित सफलता मिली है। और आने वाले दिनों में हम बहुत ही पॉजिटिव हूँ मैं
कि आने वाले दिनों में इसमें हमें भारी सफलता मिलेगी और हम लोग सफल होंगे किसानों की आय 4 गुना 5 गुना बढ़ाने। सर जैसे आपने बताया सर कि वैल्यू एडिशन के लिए कि इसको प्रोसेसिंग करना है जिससे जो किसान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। सर इसके लिए क्या फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री से भी कुछ बातचीत चल रही है? हम लोग हमेशा बातचीत करते रहे हैं, कई स्तर पे बात हुई है और कई बार बातचीत हुई है कि उन्होंने कुछ सूचनाएं हम लोगों से मांगी थी कि हमारे ICAR के संस्थानों में जो बागवानी में शोध करते हैं, शिक्षा में लगे हुए हैं, तो वो पूछते हैं हमसे कि क्या आपके पास क्या ऐसी प्रजातियां हैं फलों की या सब्जियों की या फूलों की जिनको प्रसंस्कृत किया जा सकता है कि नहीं किया, उनका प्रसंस्करण किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो हम लोगों ने पूरी लिस्ट बना करके 50-60 प्रजातियों की लिस्ट बना करके उनको दिए हैं हम लोग कि हमारी कौन कौन सी प्रजातियां हैं, चाहे आलू की हों, चाहे टमाटर की हों, चाहे आम की हों, लीची की हों, नारंगी की हों, जितनी भी बागवानी की फसलों में हम लोग काम करते हैं, हिंदुस्तान में खेती की जाती है, जितनी अभी तक की हमारी सफलताएं हमारे हाथ में हैं कि कौन कौन सी वैरायटी किन किन क्षेत्रों में हैं जिनमें जो है प्रोसेसेबल ट्रेड्स हैं, ऐसे गुण की ज़रूरत होती है कि उनकी प्रोसेसिंग, हर वैरायटी की प्रोसेसिंग नहीं हो सकती है। तो उसमें कुछ जैसे आलू, हम टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर में अगर हम कहते हैं कि प्रोसेसेबल ट्रेड्स क्या हैं, तो उसमें TSS एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है उसका। टमाटर में कितना पानी है, टमाटर में कितना गूदा है, उसकी हार्डनेस कितनी है, ऐसे कई प्रकार के गुण ऐसे हैं जो कि इसको प्रोसेसेबल ट्रेड्स के रूप में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग पिछले दशकों में वैज्ञानिक तरीके से इस पर काम करते रहे हैं और कई प्रजातियां ऐसे विकसित की हैं जिनमें कि प्रोसेसेबल ट्रेड्स हैं। ये सारी सूचनाएं चाहे फलों से संबंधित हों, चाहे सब्जियों से संबंधित हों, चाहे फूलों से संबंधित हों, ये हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग को दिया है और उसका सफल सदुपयोग हमारे ख्याल से मिनिस्ट्री करेगी। यह यहाँ पे और भी महत्वपूर्ण हो जा रहा है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने पहले शुरू किया था, एक योजना है TOP, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया है सरकार ने कि उसकी लिस्ट को बढ़ा दिया है कि सिर्फ 3 ही फसलें उसमें नहीं रहेंगी, इसमें ढेर सारी फसलें रहेंगी। जब ढेर सारी फसलें होंगी इसका मतलब ये ज़्यादा इंक्लूसिव हो गया, ज़्यादा किसानों को आपने शामिल कर लिया है, ज़्यादा कंज्यूमर्स को शामिल कर लिया है। तो दोनों पक्षों में बड़ी प्रसन्नता की बात है। अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो बोलें कि ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन हो गया है, बहुत कम समय में हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के साथ हम लोग मिल के काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा उनके साथ डायलॉग होता रहता है। और चूँकि मूल्यवर्धन के लिए प्रोसेसिंग का रेट हिंदुस्तान में हार्टिकल्चर कमोडिटीज़ का कम है, इसको बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि ऐसी तकनीकियों का भी समावेश किया जाए खेती में, ताकि ऐसे उत्पाद मिलें जिनकी प्रोसेसिंग करना आसान हो। सर पहाड़ी एरिया में ख़ास तौर से बागवानी के जो फसलें हैं वो उत्पादन किया जाता है। सर वहाँ पर हम देखते हैं कि रोड की कमी है, ट्रांसपोर्ट की कमी है और सर जो उसका रेफ्रिजरेटर वैन है उसकी भी क्या सर देश में स्थिति है। और सर ख़ास तौर से अगर हम कोल्ड स्टोरेज की बात करते हैं जो कि बहुत जल्दी ख़राब होने वाले भी फसलें हैं, तो उसके लिए सर आप लोग क्या कर रहे हैं और अभी देश में क्या स्थिति है? देखिए, जब हम बात करते हैं कि हमारा देश ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, थोड़ा सा टेम्परेट कंडीशन ही होती हैं। टेम्परेट फसलें वो फसलें होती हैं जिनकी खेती के लिए, जिनकी सफल खेती के लिए कम तापक्रम की ज़रूरत पड़ती है, गर्मी वो सहन नहीं कर सकती हैं। तो उसमें ऐसी फसलें आती हैं जैसे सेव है, नारंगी सेव है, प्लम है, खुबानी है, वालनट है, चेरी है, स्ट्रॉबेरी है। इन सब की खेती मुख्यतः हमारे हिंदुस्तान के जो हिमालयन राज्य कहे जाते हैं, जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, पूरा अब तो यूनियन टेरिटरी हो गया है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी है। तो ये आप जम्मू कश्मीर से लेकर के आप अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो करीब ये 3000 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। लेकिन जो बागवानी की खेती समाहित है हिमालयन क्षेत्रों में, वो मुख्यतः 3 राज्यों में भी है, 3 राज्यों में ही है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे हिंदुस्तान में टेम्परेट फसलों में से जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में फलदार फसलें हैं, उसमें सबसे बड़ी फसल हमारी सेव ही है। तो करीब हम लोग 3 मिलियन टन पैदा करते हैं
प्रोडक्शन हमारा पिछले साल से बढ़ा है। तो उसके लिए हार्वेस्टिंग का समय आप ये समझ लें कि अगस्त से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक चलता है। ये वो जो ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो एप्पल की तुड़ाई जो है नवंबर तक चली जाती है। लेकिन जो फुट हिल्स हैं और उसके ऊपर उससे थोड़ी सी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब की तुड़ाई करीब करीब अगस्त के अंत से शुरू हो जाती है और नवंबर तक चलती है। तो आप सोचिए कि अगर 3 मिलियन टन सेब का उत्पादन हो रहा है तो इसका 17-18 लाख तो खाली जम्मू कश्मीर में ही हो जाता है। उसके बाद 3-4 लाख टन हिमाचल प्रदेश में होता है, बाकी थोड़ा सा उत्तराखंड में और बहुत थोड़ा सा अरुणाचल में होता है। इसका हमारे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेब जम्मू कश्मीर से ही मैदानी हिस्सों के लिए आता है। तो आप सोचिए कि अगर 16, 17, 18 लाख टन सिर्फ जम्मू कश्मीर से आता है तो एक ट्रक जो है वहाँ से चलता है तो 8, 10 या 12 टन लेकर के चलता है। तो सोच लीजिए कितने हज़ार ट्रक की ज़रूरत होती है और वहाँ से आने में कितना समय लगता होगा। इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की थी कि तोड़ने के बाद किसानों को नुकसान न हो, कम से कम समय में ये सेब दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए एक सड़क की व्यवस्था जो कि पहले की तुलना में इस समय बहुत सुधर चुकी है। दूसरा, एक सेब को ख़ास तौर से स्टोर करने के लिए CA स्टोर्स कहा जाता है, जिसको हम कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर कंडीशंस कहते हैं। तो उसकी भी हमारे ख्याल से करीब 1-1.25 लाख टन के आसपास जम्मू कश्मीर में बना दिया गया है केंद्रीय सरकार की मदद से। और किसान तोड़ने के बाद उसमें अपना स्टोर करता है और स्टोर करने का खर्चा थोड़ा सा वेरिएबल है। ये करीब ₹1.20 से लेकर ₹1.80 प्रति किलो प्रति माह लगता है, जो कि कुछ भी नहीं है। हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। हाँ। सर, रोड के माध्यम से तो काफ़ी टाइम लग जाता है। हाँ। और दूर दराज एरिया में जाने में भी काफ़ी समय लग जाता है। सर, अभी भारत सरकार ने हाल में ही किसान रेल चलाई है। बिल्कुल। तो सर, अभी तो फिलहाल वो महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक हैं, जिसमें संतरे या जो भी वहाँ के जो फ्रूट्स है, फसलें हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक है। लेकिन सर, जो पहाड़ी एरिया की हम बात करते हैं, बागवानी की बात करते हैं, क्या यहाँ पर भी कुछ ट्रेन के इस तरह से सुविधा है या चलाने की भविष्य में कोई योजना? अब इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग शोध में लगे हुए होते हैं। इसके लिए तो हमारे ख्याल से कुछ न कुछ, जैसे अगर परीक्षण के तौर पे महाराष्ट्र से अगर बिहार के लिए चलाई गई है तो हमारे ख्याल से उसमें डेटा का कलेक्शन भी हो रहा होगा और बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे। आप जान लीजिए कि जो महाराष्ट्र में बागवानी फसलों की खेती, चाहे आम हो, चाहे अमरूद हो, चाहे केला हो, नारंगी हो, अंगूर हो, चीकू हो, अरे वो सब व्यावसायिक फसलों की खेती करते हैं। और यही वजह है कि उन क्षेत्रों में किसानों की आमदनी दूसरे क्षेत्रों से, जहाँ पे कि फसल चक्र धान और गेहूं पे आधारित है, उसकी तुलना में किसानों की वार्षिक आय बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ के किसान अगर अपने हाई वैल्यू क्रॉप्स को, चाहे फल ही, चाहे अंगूर को ही, अगर महाराष्ट्र से, केले को ही महाराष्ट्र से अगर बिहार ले जाना है, जो कि हो रहा है, ट्रांसपोर्ट से हो रहा है, हमारे ट्रक से हो रहा है, तो अगर रेल से होता है तो बहुत ही कम समय में और कम मुश्किल के, बड़ी आसानी से वहाँ पहुँचाया जा सकता है। तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि एक तो ये है कि उत्पाद को, जैसे केले का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है, तो इसको केले को लेकर, अच्छी प्रजातियों के केले को वहाँ से अगर बिहार जाता है, छत्तीसगढ़ जाता है, झारखंड जाता है, बंगाल जाता है, उड़ीसा जाता है, वहाँ से तो बहुत बड़ा व्यवसाय बनेगा। वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लोगों में, केला एक ऐसी फसल है जो कि आम आदमी 2 केला भी खरीदता है, 4 केला भी खरीदता है, दर्जन भी खरीदता है। तो ये जो कि कम इनकम वाले भी ग्रुप हैं हमारे समाज में लोग, वो भी जो है पोषण की सुरक्षा दृष्टि से आप देखिए इसका व्यापक असर आएगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, कुपोषण भगाने में मदद मिलेगा। और आप दूसरी तरीके से सोचिए तो जो केला आज भी जा रहा है, जो केला आज ट्रक से जा रहा है तो ट्रक डीजल से चलता है और डीजल हम आयात करते हैं। अगर ये ट्रेन चलता है तो ट्रेन अगर बिजली से चलती है तो वातावरण में प्रदूषण कम होगा। जो अंग्रेजी में कहा जाता है कि फूड माइल है। फूड माइल का मतलब कि फूड को, खाने वाली वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितना कम दूरी लगता है, कितनी ऊर्जा का क्षय होता है, उसके एनवायरनमेंट पे कितना बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, धुआं नहीं निकलेगा। तो सोचिए कि एक ट्रक 12 टन केला ले जाएगा तो सोच ले कि ट्रक कितना डीजल जलाती है। महाराष्ट्र भुसावल से अगर रांची पहुंचता है ट्रेन
तो कितना डीजल जलता है, हज़ारों लीटर डीजल जलता है, वो डीजल नहीं जलेगा अगर ट्रेन बिजली से चल रही है तो, या सोलर पैनल उसमें लगा हुआ है तो। इसका जो है दूरगामी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। सर अगर हमें बागवानी के दृष्टिकोण से नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में सर 7 स्टेट्स हैं, वहाँ के अगर असम को जैसे मिलाए तो 8 हो गया, तो सर अगर हम उसकी बात करते हैं तो वहाँ पर सर क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है सर? नॉर्थ ईस्ट जैसा आपने कहा कि असम को मिला करके 8 राज्य हो जाते हैं, जो कि जहाँ पे मुख्य फसल अभी धान ही रही है अभी भी। और जितना उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे ख्याल से हम लोग तकनीकी का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि जितना वहाँ पे खाद्यान्न फसलों की या खाने की वस्तुओं की ज़रूरत है उसका बहुत ही कम मात्रा वो उत्पादन होता है, मैदानी हिस्सों से निर्यात किया जाता है। बागवानी की दृष्टि से वो पूरा 8 के 8 राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चाहे आप देख लीजिए कि पानी की उपलब्धता है, वहाँ पे वर्षा ज़्यादा है और ज़मीन बड़ी उपजाऊ है, उसमें ऑर्गेनिक जैविक मात्रा ऑर्गेनिक कंपोनेंट बहुत अच्छा है जो हम मैदानी भागों के हिसाब से तुलना करते हैं। तो वहाँ पे जैसे पाइनएप्पल की खेती होती है, नारंगी की होती है, हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में हमारा एक सेंट्रल है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर में है, उसका एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हम लोग अरुणाचल में खोले हुए हैं। वहाँ पे हम सेब की खेती की या बाकी फसलों को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे कार्यरत हैं हम लोगों ने मिज़ोरम में हमारा एक संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम, जैसे प्रधानमंत्री जी भी बोले थे अभी जब रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय की बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे थे, तो बोले कि 75,000 करोड़ का हम लोग एडिबल ऑयल का आयात करते हैं, जिसमें से उसमें ज़्यादा शेयर जो है ऑयल पाम का ही होता है। तो हम लोगों ने पहले से प्रयास करके अपने संस्थागत तरीके से मिज़ोरम में ऑयल पाम की ढेर सारी प्लांटेशन करवाए हैं, जिसके बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं, किसानों को फ़ायदा हो रहा है। ऐसे ही नागालैंड में पाइनएप्पल की खेती होती है, विस्तृत पैमानों पर खेती होती है और उसकी एक उत्पादन की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। बस वहीं पे एक कमी ये है कि वहाँ से लाना थोड़ी सी दिक्कत है। जैसे आप कह रहे थे कि पहाड़ी क्षेत्रों से अगर ट्रेन चल जाए तो हम उम्मीद करते हैं अगर गुवाहाटी से एक ट्रेन दिल्ली चलती है ताकि वहाँ के उत्पाद को सीधे यहाँ पे लाया जा सकता है। और यहाँ बताना आवश्यक मैं समझता हूँ कि पाइनएप्पल की खेती जो नागालैंड में होती है उसकी गुणवत्ता ऐसी है जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी पाइनएप्पल होता है उससे किसी भी मामले में उसकी गुणवत्ता कम नहीं है, उत्पादकता कम नहीं है। बस ज़रूरत इसी चीज़ की है कि उस उत्पाद को बड़े बड़े जो कंजम्पशन सेंटर्स हैं शहरों तक जहाँ पे नहीं होता है पाइनएप्पल की खेती, जहाँ या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे कि पाइनएप्पल की मांग है, वहाँ पे पहुँचाने के लिए ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा अति आवश्यक है। आज के कोविड-19 पर खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।